Hello everyone, welcome back to your very own station of Psychology on your mind. Here we are to discuss a new topic, stress and stress management. इसके बेसिकली हम 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और हमारा अभी हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, इट्स बेसिक नेचर, यूज स्ट्रेस इन डिस्ट्रेस, स्ट्रेसर्स, गैस मॉडल एंड कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट. हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं. यहाँ पर स्ट्रेस में हमारा स्ट्रेस होता क्या है? बेसिकली आर रिस्पॉन्स टू इवेंट दैट डिस्टर्ब और थ्रेटन्स टू डिस्टर्ब आर फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग. मैंने क्लियरली डेफिनेशन दे दिया बिकॉज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी कि मैम प्रॉपर नोट्स नहीं मिलते हैं बिकॉज इन साइकोलॉजी यू डोंट गेट वन बुक. सो मैंने इसी तरीके से ऐसे कर दिया और एक बुक को भी हम बेसिकली बैरेंट से पढ़ रहे हैं, उसके पेज नंबर्स भी मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी. ये डेफिनेशन तो आपको हर बुक में मिल जाएगी बहुत आराम से. अब हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं. स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस वो होता है, वो इवेंट्स होते हैं जो हमारे को डिस्टर्ब करते हैं, हमें हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनको खराब कर देते हैं, चाहे वो फिजिकल हो. अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हम कई बार बहुत लोग मोटे हो जाते हैं, कई लोग बहुत पतले हो जाते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है. साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटली उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती, वो लोग अलग ही परेशान रहते हैं, कई लोग कुछ भी बड़बड़ाने लग जाते हैं स्ट्रेस में. तो ये हमें साइकोलॉजिकली और फिजिकली हमारी फंक्शनिंग खराब कर देगा और हमारे जो गोल्स होंगे उनको भी हमारे को पूरा करने में तकलीफ होने लगेगी. दैट इज बेसिकली स्ट्रेस. अब स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? ये वर्ड स्ट्रेस आर बहुत कॉमन है. इवेंट्स और सिचुएशंस इन आवर एनवायरनमेंट दैट कॉज स्ट्रेस आर नोन एज स्ट्रेसर्स. स्ट्रेसर्स वो हो जाएंगे जो आपको ऐसे इवेंट्स होंगे, जो हमारे को सिचुएशंस होंगी या इवेंट्स होंगे जिनसे हमें स्ट्रेस होगा. अब हम बेसिकली टाइप्स की बात कर लेते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस. जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है हम उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं, EUSTRESS. और एक होता है हमारा डिस्ट्रेस, दैट इज नेगेटिव स्ट्रेस. यू स्ट्रेस मतलब, और इसके डिफरेंसेस डिस्ट्रेस से कैसे डिफरेंट होता है हम वो भी देख लेते हैं. यू स्ट्रेस जो होता है वो हमें मोटिवेट करता है और हमें फोकस करता है एनर्जी के लिए. और वेयरएज जो डिस्ट्रेस होता है इट कॉजेज एंजाइटी और कंसर्न. यू स्ट्रेस जो होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, वेयरएज डिस्ट्रेस इज लॉन्ग और एज वेल एज इट माइट बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो. यू स्ट्रेस जो होता है इट इज परसीव्ड विद इन आवर कोपिंग एबिलिटीज. हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम उससे स्ट्रेस से लड़ सकें, लेकिन जो डिस्ट्रेस होता है उससे हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे हैंडल नहीं होने वाला है. यू स्ट्रेस जो होता है इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस और जो डिस्ट्रेस होता है इट डिक्रीजेस आवर परफॉर्मेंस. यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस का एक डायग्राम मैं बनाऊंगी, वो होता है बेसिकली ऐसे. इट इज अपसाइड डाउन कर्व. ठीक है, ऐसे करके अपसाइड डाउन यू कर्व. ये जो पहले वाला है ये यू स्ट्रेस होता है और फिर ये जो नीचे वाला है ये यहाँ पर ऐसे बनता है, अपसाइड डाउन यू कर्व होता है. वो ये है हमारा स्ट्रेसर्स. यहाँ से ये जो ये वाला पार्ट है ये यू स्ट्रेस है और ये वाला जो पार्ट है ये डिस्ट्रेस है, ये नेगेटिव स्ट्रेस है. हमें इससे प्रॉब्लम होती है. ये हम डिफरेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. ये सिर्फ यहाँ पर XY बनाओगे, अगर आपसे ये डायग्राम बनाने के लिए पूछा गया तो यहाँ पर यू स्ट्रेस लिखोगे, यहाँ पर डिस्ट्रेस लिखोगे. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस मॉडल, जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम, गैस. ठीक है, जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम. ठीक है, 1976 में ये हैंस सीले ने दिया था. हैंस सीले बहुत कॉमन नाम है, ये बहुत बार आ जाता है, 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है. और या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बना देते हैं, हु गेव द गैस मॉडल एंड इन विच ईयर, और फिर ये एक्सप्लेन इट 5 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, बहुत आराम से. गैस मॉडल कुछ नहीं है, एक 3 स्टेप प्रोफाइल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस में, जिसमें 3 वो होंगे, पार्ट्स होंगे बेसिकली. पहला होगा अलार्म रिएक्शन. अब मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर देती हूँ मैं कहाँ पढ़ रही हूँ. अलार्म रिएक्शन, अ नॉन स्पेसिफिक मोबिलाइजेशन फेज
दैट प्रमोट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। अभी ये समझ नहीं आएगा, जब हम इसको डिटेल में जाएंगे तब समझ में आएगा। रेजिस्टेंस ड्यूरिंग विच सब ऑर्गेनिज्म मेक्स एफर्ट्स टू कोप, एंड उसके बाद एग्जॉस्शन, रेजिस्टेंस, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन में क्या होता है? विच अकर्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म फेल्स टू ओवरकम द थ्रेट एंड डिप्लीट्स इट्स कोपिंग रिसोर्सेज। अपने कोपिंग रिसोर्सेज को वो खराब कर लेता है और उसमें उसको लगने लग जाता है कि अब मेरे से ये वो नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस हैंडल नहीं हो पाएगा। अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं डिटेल्स में, ठीक है ना। एक बार अगर आपको आंसर लिखना हुआ, मैंने पूरा ये आंसर लिख के यहाँ पर 2 पेजेस का, 3 पेजेस का, एक्चुअली 4 पेजेस का, सॉरी 4 पेजेस का वो कर दिया है। वो तो मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है इसलिए 4 पेजेस हो गए, नहीं तो आपकी जो बोर्ड की शीट होगी उसमें शायद 2 या 2.5 पेज में आराम से आ जाएगा। 2-2.5 पेजेस में, 2.5 पेजेस में बहुत आराम से आ जाएगा। जब आप आंसर लिखोगे, गैस मॉडल ऑफ स्ट्रेस पूछेंगे तो सबसे पहले हैंस सीले का नाम तो जरूर दे देना, बिकॉज समटाइम्स द एग्जामिनर काट्स 1 मार्क्स फॉर इट। Events or situations in our environment that cause stress are known as stressors. When exposed to a stressor, a person undergoes many psychological reactions such as high BP, increased heart rate, etc. ठीक है, जब भी इंसान को स्ट्रेस होता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। These are a part of general pattern of reactions referred to as फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, ठीक है। फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम गैस मॉडल में आता है ये। इसको हम जब हमारे साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में स्ट्रेस की वजह से, तो हम क्या करते हैं, उनको बेसिकली हम जो रिएक्शंस आते हैं, जो ये पैटर्न चेंज हो जाता है हमारे रिएक्शंस का, उसको हम फाइट या फ्लाइट सिंड्रोम में बोलते हैं। और इसको हम, ये जो प्रोसेस होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, रिमेंबर दिस नेम, सिंपैथेटिक, ओवर हियर इट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वाला वर्ड याद रखना। विच प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर इमीडिएट एक्शन, ये जो होता है हमारी बॉडी को इमीडिएट एक्शन के लिए वो कर देता है। उसने हैंसिले ने, किसने, हैंसिले ने टर्म किया है बॉडीज रिस्पॉन्स को, जो हम स्ट्रेसर्स को, हमारा जो बॉडी रिस्पॉन्स करता है जिस वे में, उसको जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के नाम से या अडॉप्शन सिंड्रोम के नाम से बुलाया है, जिसको शॉर्ट में GAS बोलते हैं, गैस मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 होता है अलार्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज एसेंशियली द इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी in which it prepares itself for immediate action. Arousal of sympathetic nervous system releases hormones that help prepare our body to meet threat or danger. मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को राइटिंग समझ ना आ रही है तो वो साथ के साथ लिख भी सकते हैं। अलार्म रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं इमीडिएट एक्शन के लिए, कि अगर हमें स्ट्रेस होगा तो हमें ऐसे बिहेव करना है। और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जिनसे हमें स्ट्रेस से लड़ने में मदद मिले एक तरह से। रेजिस्टेंस, if the stressors continues to be present, the stage of resistance begin. अगर हमारा स्टेज 1 में हमारे हार्मोन्स रिलीज हो गए और हम नहीं कर पाए उनसे कोप अप, स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या होगा, दूसरी स्टेज पे आ जाएंगे, रेजिस्टेंस में। ये वाली स्टेज तब बिगिन होगी जब आप उस फर्स्ट स्टेज में अपने हार्मोन्स के थ्रू स्ट्रेस से फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो द स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस बिगिन वेयर द बॉडी आर इम्पॉर्टेंट, लाइक you know, of line of defense is in resisting the effects of stresses, ठीक है। इसमें क्या होगा कि if the stresses continue, अगर हमारे जो stressors होंगे वो continue होंगे, present रहेंगे मतलब हमारी बॉडी में, तो ये वाली स्टेज आएगी। और the body in the body are the important line of defense in resisting the effects of stressors. हमारे अंदर और भी डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि अभी आगे डिफेंस मैकेनिज्म्स बहुत सारे आएंगे कि कौन से हम डिफेंस मैकेनिज्म्स लेते हैं स्ट्रेस से कोप करने के लिए, वो 4th पार्ट में आएंगे शायद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ हार्मोन्स इज, अब ये देखो, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, ठीक है ना। ये लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं बेसिकली, मतलब हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म्स होते हैं। लाइन ऑफ डिफेंस मतलब डिफेंस मैकेनिज्म्स, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, रिप्रेशन, रिग्रेशन, आगे बहुत सारे आएंगे, ठीक है। इट इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये स्टेज 1 में नहीं होता है, ये स्टेज 2 में होता है। ACTH जो होता है वो स्टेज 2 में रिलीज होगा। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH की शॉर्ट फॉर्म है ये
ऐसे करके आपको 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द full form of ACTH, adrenocorticotropic hormone. It is secreted into the bloodstream by certain cells in the pituitary gland. हमारे pituitary gland में बहुत ज़्यादा ये रिलीज हो जाता है ACTH. The rate of ACTH secretion is in part controlled by another hormone like chemical substance known as corticotropin releasing factor. कॉर्टिकोट्रॉप्सिन रिलीजिंग फैक्टर CRF भी बोलते हैं इसे. CRF जब रिलीज होगा, मतलब CRF जो होता है एक वो होता है हमारी बॉडी का सेल होता है जो ये ACTH कितना रिलीज होगा ये मेंटेन करेगा. दैट इज मेड बाय सर्टेन सेल्स इन द ब्रेन स्ट्रक्चर नोन एज हाइपोथैलेमस. हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस उसमें बनता है CRF और CRF कंट्रोल करता है ACTH. द CRF फ्लोज फ्रॉम हाइपोथैलेमस. जो CRF होता है वो हाइपोथैलेमस में से निकलता है. CRF फ्लोज फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस से जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में थ्रू स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स. स्ट्रेसर्स आर एबल टू, कुछ हमारी स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू जाता है ये, आर एबल टू एक्टिवेट द नर्व सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस so that more CRF is sent to pituitary gland, thus increasing the secretion of ACTH into the blood. In this way, the brain is triggered by stressors that influences hormone release. Thus, this is the major link between environmental event stressors and the body state of stress. ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका जो ACTH है वो रिलीज हो रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है CRF, और CRF कहाँ से निकल रहा है हाइपोथैलेमस में से. ठीक है, इतनी बात याद रखनी है. अभी सिर्फ इतना समझ गए कि ACTH है वो कंट्रोल हो रहा है CRF से, और CRF कहाँ से निकल रहा है हाइपोथैलेमस में से. बस ये याद रखना है गैस स्टेट में, सेकेंड स्टेट में, रेजिस्टेंस में. ACTH stimulates cells in outer layer of the cortex of the adrenal gland so that corticohormones such as cortisol are secreted into the bloodstream. अब cortisol जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, यही होता है cortisol. ठीक है ना, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, हमें स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए मदद करता है. जब भी हमें स्ट्रेस होगा हमारा cortisol रिलीज होगा. ठीक है, तो ACTH जो होता है वो स्टिमुलेट करता है हमारे सेल्स को आउटर लेयर में. Cortisol and other similar hormones have many actions which allow the body to deal adaptively with stress or for a long period of time during the stage of resistance. रेजिस्टेंस की स्टेज में क्या होता है, कॉर्टिसोल और भी उसके जैसे कुछ और हॉर्मोन्स भी होते हैं जो अभी तक कुछ उनमें से तो कुछ आइडेंटिफाइड भी नहीं है. वो हमारी बॉडी को डील करने में स्ट्रेस से इफेक्टिवली हेल्प करते हैं और लंबे पीरियड तक ये हेल्प करते रहते हैं. ठीक है, उसके बाद जब तक एग्जॉस्शन मतलब स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस में तो ये हेल्प करते हैं. ठीक है, बट मेंटेन हाई लेवल ऑफ दीज हार्मोन्स can be harmful, such as prolonged levels of cortisol can result in high BP, increased heart rate, etc. देखो, हमें cortisol मिलता रहता है हमारे ब्लड में, डायरेक्टली वो रिलीज करता रहता है. ठीक है, हमारा ब्रेन. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा cortisol हमारे ब्रेन से आएगा, हमारे दिमाग में घुसता रहेगा cortisol, मतलब हमारे ब्लड में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारे कुछ लोगों का स्ट्रेस होता रहता है, वो कोप कर लेते हैं तो वो मैनेज हो जाते हैं उसी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, या चलो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड स्टेज की बिगिनिंग में. लेकिन कुछ लोगों का स्ट्रेस जो होता है वो मैनेज ही नहीं हो पाता है और उनको प्रॉब्लम होने लगती है. तो उन लोगों का BP हाई होना या हार्ट रेट इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है. तो इसीलिए उसके बाद जो है उनकी ऊपर स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन भी आ जाती है. अब देखो, स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन में क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेज है जो बहुत मतलब कॉमन सेंस वाली स्टेज है. देखो, एक तो तुम्हें पहले से स्ट्रेस, ऊपर से तुम्हारा BP हाई हो जाएगा, या अगर BP लो हो जाता है कुछ लोगों का, गुस्से के बाद वो रोने लगते हैं कि मतलब, और उसके बाद उन्हें चक्कर आने लगते हैं. तो कुछ लोगों में BP लो की भी प्रॉब्लम पाई जाती है. तो हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, BP हो गया. ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इनकी वजह से और भी ज्यादा स्ट्रेस होगा. बीमारी में तो वैसे ही इंसान को स्ट्रेस हो जाता है. सो दिस ऑल्सो हैपन्स. स्टेज 3. Now the stage 3 is stage of exhaustion. The final stage of gas is the stage of exhaustion. In this stage, the body's capacity to respond to both continuous and new stresses has been seriously compromised and are कि हमारी क्या हो जाती है, जो हमारी जो प्रेजेंट स्ट्रेस है जो हमारे पास था पहले से और जो और आ रहा है, उससे कोप करने का हमारी जो कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. हम और स्ट्रेस से डील कर ही नहीं सकते.
both continuous and new stresses has been seriously comprised and our susceptibility to illness increases. इसी वजह से हम ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं. In severe cases of prolonged physical stress, the result can be death. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा तो our result can be death also. कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है और फिर वो इल भी हो जाते हैं तो बीमारी से. You know what? एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अराउंड 80 to 90% of the illness or diseases can be avoided by avoiding our stress. लेकिन आज की दुनिया में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि people cannot actually, ignore or avoid stress. So that is why people are more prone to diseases, more prone to illness. So, you should always, as a psychology student or as a psychologist, whenever you become, you should always try to avoid stress. Stress is the main reason why we are becoming ill these days more and more. So basically एक डायग्राम है, इसे आप थोड़ा नीटली भी बना सकते हो. मेरी तो ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है. बेसिकली इट इज द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेसर. देखो ये गैस मॉडल का डायग्राम है. इट इज द डायग्राम ऑफ गैस मॉडल. शॉर्टकट में एक बार फिर से समझाएंगे. सबसे पहले परसेप्शन ऑफ स्ट्रेसर होएगा, उसके बाद सिग्नल सेंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन टू एक्टिवेट हाइपोथैलेमस. हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा. दे टॉक्ड अबाउट ACTH पहले टू कंफ्यूज यू इन द थ्योरी पार्ट. बुक में भी ऐसी दिया हुआ है बहुत सारी, तो यू हैव टू राइट इट इन सच अ वे बिकॉज ACTH को ही मेनली स्ट्रेस से ये और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. तो लेकिन आपको शॉर्टकट में ऐसे ही समझना है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्रेसर आएगा. हमें मतलब परसेप्शन ऑफ स्ट्रेसर होएगा कि इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है. हमें लगता है ना कि मेरे को बर्तन धोने को बोल दिया, इससे मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है ना. तो ये सिग्नल सेंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन टू एक्टिवेट हाइपोथैलेमस. कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होगा, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, वो होगा. तो हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन को एक्टिवेट हो जाएगा. हमारे जो वेरियस पार्ट्स होंगे ब्रेन के, वो एक्टिवेट कर देंगे हमारे हाइपोथैलेमस को. फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रिलीज करेगा, यानी कि मेक करेगा. ठीक है, क्या मेक करेगा? वो CRF. ठीक है, CRF यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा. ठीक है, CRF फ्लो करता हुआ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में. ठीक है, CRF विल गो टू पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, वहां पे तो जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं सारे जाते ही हैं, उनकी सारी डिटेलिंग सब वहां पे जाती है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? ACTH रिलीज करेगी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोप्सिन रिलीजिंग फैक्टर. डोंट फॉरगेट अबाउट दी फुल फॉर्म्स. यू कैन राइट इन ब्रैकेट ऑल्सो कि ये कॉर्टिकोट्रोप्सिन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यहाँ पे लिखना है. ठीक है, उसके बाद ACTH क्या रिलीज करेगा? कॉर्टिसोल, या प्रोड्यूस करेगा. रिलीज भी लिख सकते हो, प्रोड्यूस भी लिख सकते हो. कॉर्टिसोल निकालेगा और अदर हार्मोन निकालेगा. इनडायरेक्टली CRF जो होता है वो इसको कंट्रोल करते हैं. दोनों शॉर्ट फॉर्म्स वाले जो हैं वो एक दूसरे को, मतलब CRF जो है वो ACTH को कंट्रोल करता है. जब तक CRF नहीं आएगा, CRF तो हाइपोथैलेमस में से आ रहा है, तब तक ACTH आ ही नहीं सकता. तो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड ओवर हियर ऑल्सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कंट्रोल CRF controls ACTH. So with this we complete our this theory, gas model by Hans Selye. Next is cognitive appraisal. So over here cognitive appraisal, ठीक है, cognitive appraisal to our stressors. ठीक है, इसके भी नोट्स ही हैं और इसका जो डायग्राम है वो मैं बैरन से कराऊंगी. इफ समवन इज all of you must be having Baron by now, otherwise you can take out page number 430 ऑनलाइन ऑल्सो. ऑनलाइन भी बुक्स मिलती हैं तो बहुत इजीली वहां पर भी मिल जाएगा. पेज नंबर 430 पे कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेसर्स का, ऑफ आर स्ट्रेसर्स का वो डायग्राम है, और ये डायग्राम है 5th एडिशन का. ठीक है, बैरन का 5th एडिशन है मेरे पास, उसमें पेज नंबर 430 पे आपको बहुत आराम से मिल जाएगा डायग्राम. और अदरवाइज कॉग्निटिव अप्रेजल का जो वो डायग्राम है वो आप वैसे भी ऑनलाइन भी मतलब प्रिंट आउट या कहीं पर भी बहुत आराम से मिल जाएगा. ठीक है, सो कॉग्निटिव अप्रेजल टू आर स्ट्रेस. अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो अ क्रिटिकल वीकनेस with Selye's, Hans Selye's model, which model? Gas model, is that it fails to consider the importance of cognitive processes in determining whether we interpret a specific event as stressful. हम लोगों को, सबको, हमारे लिए अपने अपने स्ट्रेस होते हैं, ठीक है ना.
मेरे को अगर कोई काम बोला है, शायद मुझे उससे उतना स्ट्रेस ना हो जितना मेरी बहन को वो काम बोलते तो उसको हो, क्योंकि हर कोई अपने अपने वे में बेटर होता है एक दूसरे से, ठीक है ना। कोई काम कोई अच्छे से कर सकता है, कोई काम कोई अच्छे से कर सकता है। सो इसीलिए उसकी वजह से अगर हमें कोई काम जो हम नहीं कर सकते हैं उससे हमें स्ट्रेस हो जाता है फिर, ठीक है ना। लेकिन हैंस सीले का मॉडल सिर्फ ये एक्सप्लेन करता था कि कोई वीकनेस, मतलब उसकी ये एक वीकनेस थी कि वो अपने आप की अपनी इम्पोर्टेंस नहीं वो कर पाता था, कि कोई चीज़ उसमें ये इम्पोर्टेंस ही नहीं थी उसकी कि वो कोई सिचुएशन किसी के लिए स्ट्रेसफुल है, कोई सिचुएशन किसी के लिए स्ट्रेसफुल है। लेट्स रीड दिस क्विकली, ठीक है। अ क्रिटिकल वीकनेस विद सीले's मॉडल इज दैट इट फेल्स टू कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन डिटरमाइनिंग वेदर वी इंटरप्रेट अ स्पेसिफिक इवेंट एज स्ट्रेसफुल, कि हम किसी इवेंट को स्ट्रेसफुल अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं, ठीक है। When confronted with a same potentially stress-inducing situations, some persons might experience more stress, whereas others do not, ठीक है ना। अब why ऐसा क्यों होता है कि कोई सिचुएशन किसी के लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और किसी के लिए कम स्ट्रेसफुल है? One reason involves individual cognitive appraisals. Stress occurs only to the extent that the person involved perceives, ठीक है। इसका रीजन ये है कि इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि स्ट्रेस अकर्स ओनली टू द एक्सटेंट दैट द पर्सन इन्वॉल्व परसीव। अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मेरे को सिर्फ उतना ही स्ट्रेस हो सकता है जितना मैं स्ट्रेस अपने को देखूंगी, जितना मैं स्ट्रेस सोचूंगी कि इतना स्ट्रेस मुझे हो रहा है उतना ही होगा, उससे ज्यादा स्ट्रेस मुझे हो ही नहीं सकता, ठीक है। दैट द सिचुएशन इज समहाउ थ्रेटनिंग टू देयर इंपॉर्टेंट गोल्स। अब देखो उसने ये डिफाइन कर दिया स्ट्रेस को, और अच्छे से डिफाइन करके हमें ये बता दिया है कि हमें स्ट्रेस कैसे हो सकता है कि either the situation is somehow threatening to our important goals, often described as primary appraisal. ये दो अप्रेजल्स में है, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ही अप्रेजल है, तो प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। प्राइमरी अप्रेजल वो वाली चीज हो गई कि वो हमारे को किस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स को, हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को या हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स को, हमारे मकसद को बेसिकली इन हिंदी, ठीक है, कैसे थ्रेट कर रहे हैं, यानी कि रोक रहे हैं, हम उन्हें पूरा नहीं होने दे रहे, और दैट दे विल बी अनएबल टू कोप विद दीज डेंजर्स और डिमांड्स, कि हम लोग क्या है उन डेंजर्स और डिमांड्स से कोप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहला स्ट्रेस तो हमें इस वजह से होगा कि वो हमारा गोल रोक रहा है, और दूसरा स्ट्रेस हमें इस वजह से होगा कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस हो जाता है, लाइक व्हेन आई वाज गोइंग टू बिकम अ प्रीफेक्ट, ठीक है ना, मतलब बैच के लिए हर किसी को होता है ये एक्साइटमेंट। तो एट दैट टाइम व्हाट आई हैड वाज कि मेरे को स्ट्रेस होने लग गया था कि पहली बात तो ये कि मुझे फॉर्म मेरी मैम देंगी या नहीं देंगी, और दूसरी बात ये कि आगे जाकर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होएगा या नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जब मैं फॉर्म भर के दूंगी तो क्या वो मुझे उन बच्चों में से सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है। सो दो तरीके के स्ट्रेस होते ही होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस तरीके से उसको वो करा हुआ है, ठीक है ना। अब ये नहीं कह सकते इसमें कि ये गलत है वो गलत है, बिकॉज एवरी साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन हिज और हर थ्योरी अकॉर्डिंग टू वट एवर ही हैज परसीव्ड। सो देयर इज नो राइट थ्योरी और नो रॉन्ग थ्योरी, it is just a theory. You just have to understand it like a theory, and you can, you know, forget it in the sense, don't forget it at the time of exams, but you cannot take all the theories with great examples, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यही हो सकता है यहाँ पर। तो this is secondary appraisal, but and I am going to give this diagram to you all from the book, page number 430 we have over here, ठीक है। यहाँ पर है, ये बहुत क्लियरली ये डायग्राम दे रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन रोटेट कर देते हैं हम, ये रहा, ठीक है। प्राइमरी अप्रेजल ओवर हियर इट इज प्राइमरी, इट इज नॉट क्लियर आई थिंक इन द फोन, सो मैं रीड कर देती हूँ। प्राइमरी अप्रेजल होगी तो द इंडिविजुअल एक्सेस द थ्रेट टू हिज और हर वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल, द इंडिविजुअल में यूज डिनायल टू रिड्यूस द रियलिटी ऑफ द इवेंट। प्राइमरी अप्रेजल में क्या होगा, इंसान का जो इंडिविजुअल होगा उसको थ्रेट और वो फील होने लग जाएगी कि मेरे को मेरी वेलबींग में प्रॉब्लम हो रही है इससे, तो वो डिनायल वो करेगा, उसको कहेगा कि आई शुड इग्नोर दिस थिंग। उसके बाद उससे क्या होगा, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, मतलब उसके बाद या तो द सिचुएशन इज परसीव्ड एज हार्मलेस, यानी कि वो भूल गया उसको और इट इज ओके,
ठीक है, द सिचुएशन इज परसीव्ड एज हार्मलेस, ओवर हियर इट इज, ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, नो स्ट्रेस, उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा इस वजह से। लेकिन अगर द सिचुएशन इज परसीव्ड, उसके बाद भी उसको सिचुएशन थ्रेटनिंग लग रही है या प्रॉब्लमैटिक वाली लग रही है, तो फिर सेकेंडरी अप्रेजल होगी। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होगा, द इंडिविजुअल डिटरमाइंस द कोपिंग रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल एंड द लाइकलीहुड दैट दे कैन बी एम्प्लॉयड सक्सेसफुली। ठीक है, उसको लगता है कि हम लोगों को मतलब उसको लगता है कि इंडिविजुअल कैन अपने और रिसोर्सेज लगा के जो है वो अपने आप को, अगर अपने सारे रिसोर्सेज को सक्सेसफुली एम्प्लॉय करेगा तो शायद वो अपना स्ट्रेस से कोप अप कर पाएगा। तो कोपिंग मैकेनिज्म्स आर थॉट टू बी एडिक्वेट। अगर कोपिंग मैकेनिज्म्स हमें लगेंगे कि हमारे एडिक्वेट हैं, ओवर हियर इट इज, तो हमें नो स्ट्रेस। लेकिन अगर हमें लगेगा कि हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो दे आर नॉट sufficient or they are inadequate, so we will have stress and again this cycle will repeat itself. So this is the cognitive appraisal theory. अब इसके अलावा हमारा और कुछ है, causes of stress, common causes of stress and other things we'll do in the next video. That's it for today's video, and if you have not subscribed my channel till yet, please do subscribe it.